हम देख चुके हैं कि धारावाही पाश यानी कि करंट कैरिंग लूप्स चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और ये छोटे चुंबकों की तरह व्यवहार करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमाणु में बहुत से इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल होता है। तो इसका मतलब है कि इन परमाणुओं में भी धारावाही लूप होंगे और ये धारावाही लूप यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि परमाणु की भी यही प्रवृत्ति होगी कि ये चुंबकों की भांति ही व्यवहार करेंगे। तो इस वीडियो में हम इसी सवाल का उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि इस परमाणविक चुंबक की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर कई सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे, जैसे कि लोगों को यह कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन घूर्णन करता है यानी कि स्पिन करता है। हम यह भी जानेंगे कि इसका चुंबकत्व से क्या लेना देना है, और जब सभी चीजें परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है तो सभी चीजें चुंबकीय क्यों नहीं होती हैं। तो चलिए हम सबसे सरलतम परमाणु की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। यह एक सटीक वृत्त है यानी एकदम परफेक्ट सर्किल है। हालांकि हम इसे एक पक्ष से देख रहे हैं तो हमें लग सकता है कि यह एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन कल्पना कीजिए कि यह एकदम सटीक वृत्त है। अब क्योंकि यह धारा उत्पन्न कर रहा है तो इसी वजह से हम कहते हैं कि धारावाही लूप छोटे चुंबकों की तरह व्यवहार करते हैं। तो ऐसा होने पर हम तुरंत ही कह सकते हैं कि यह परमाणु एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। और ऐसा कहने पर तुरंत ही हमारे मन में यह सवाल आता है कि इस चुंबक की दिशा क्या होगी। क्या यह एक ऐसा चुंबक है जिसमें उत्तर ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल ऊपर की ओर है, या फिर यह एक ऐसा चुंबक है जिसमें दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल ऊपर की ओर है। तो जरा सोचिए कि इसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे। तो आपको याद दिला दूं कि हम यहाँ पर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करते हैं, जिसके अनुसार अगर हम हमारी दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को धारा की दिशा में इस प्रकार से मोड़ लें तो दाहिने हाथ का अंगूठा उत्तर ध्रुव की दिशा को बताता है। तो क्या अब आप इस वीडियो को पॉज करके इसका उपयोग कर सकते हैं और यहां पर धारा की दिशा में उंगलियों को मोड़कर यह पता लगा सकते हैं कि ऊपर की ओर उत्तर ध्रुव होगा या दक्षिण ध्रुव। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में ऐसे जा रहा है, तो तुरंत ही हमारे दिमाग में ऐसे आ सकता है कि हम हमारी दाहिने हाथ की चारों उंगलियों को इसकी दिशा में इस तरह से मोड़ लेंगे। तो ऐसा करने पर हमारा अंगूठा नीचे की ओर आएगा, तो हमें ऐसा लग सकता है कि उत्तर ध्रुव नीचे की ओर आने वाला है। लेकिन हमें यहां पर ध्यान देना होगा। ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो हम उंगलियां मोड़ रहे हैं ये हमें धारा की दिशा में मोड़नी है। हमें ये उंगलियां आवेश की गति की दिशा में नहीं मोड़नी है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा यह है तो यहां पर धारा की दिशा इसके ठीक विपरीत होगी। तो असल में धारा की दिशा कुछ इस प्रकार की आने वाली है। यह हमारी धारा की दिशा होगी। और अब अगर हम दाहिने हाथ की उंगलियों को इस दिशा में ऐसे मोड़ लेते हैं तो अंगूठा अब ऊपर की ओर आने वाला है। इसका मतलब यह है कि उत्तर ध्रुव ऊपर की ओर होगा। तो इसका मतलब है कि यह एक चुंबक की तरह तो व्यवहार कर रहा है, लेकिन यहां पर उत्तर ध्रुव ऊपर की ओर है। तो अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं कि इस छोटे परमाणुविक चुंबक की प्रबलता क्या होगी। तो एक बार के लिए यह सोचिए कि हम यहां पर पता क्या लगा रहे हैं। हम एक परमाणु की बात कर रहे हैं जो कि हमारी आंखों के लिए अदृश्य होता है, और हम यह जानना चाहते हैं कि यह परमाणु कितनी प्रबलता से एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। केवल एक पेन और पेपर लेकर हम यह ज्ञात करने चल पड़े हैं। कितनी कमाल की बात है, हम कितनी प्रगति कर चुके हैं। जरा इसके बारे में जरूर से सोचिएगा। तो अब जरा सोचिए यह हम कैसे पता लगाएंगे। तो भौतिक विज्ञान में जब भी हम एक चुंबक की प्रबलता के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इसे हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से परिभाषित करते हैं, और यह बराबर होता है धारा गुणा इस धारावाही लूप का क्षेत्रफल A गुणा, अगर यहां पर ज्यादा लूप हैं तो हम n से गुणा कर देंगे, किंतु यहां पर केवल एक ही लूप था इसलिए हमने ऐसा नहीं किया है। तो स्पष्ट रूप से इसका मतलब है कि अगर धारा ज्यादा हुई तो चुंबक प्रबल होगा, और अगर इस लूप का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तब भी चुंबक प्रबल होगा। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह व्यंजक कहां से आता है, तो हमने पहले की वीडियोस में इसकी व्युत्पत्ति कर रखी है। मैं चाहूंगा कि आप उन वीडियोस को देखकर उसके बाद इस वीडियो को देखें। अब अगर हम इसकी गणना करना चाहते हैं तो यहां पर धारा लिख लेंगे, और इसके बाद अगर हम इसका क्षेत्रफल लिखना चाहते हैं तो हमने कहा था कि यह लूप एक सटीक वृत्त है। तो अगर हम इस वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस को r कह रहे हैं तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब इसके बाद यह सवाल उठता है कि यह धारा क्या होगी, और यह थोड़ा सा जटिल सवाल होगा क्योंकि वैसे तो यहां पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और यह धारा उत्पन्न कर रहा है, लेकिन यह धारा ज्ञात करना थोड़ा सा जटिल होगा। हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए चलिए हम हमारी मूल बातों पर चलते हैं। गणितीय रूप से हम जानते हैं कि धारा बराबर आवेश बटा समय होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसका यहां पर मतलब भी समझें।
तो इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी जगह थोड़े समय t के लिए रुकते हैं और देखते हैं कि उस जगह से उस समय में कितना आवेश प्रवाहित होता है, और उसके बाद इस अनुपात को ही हम धारा कह देते हैं। तो धारा यहाँ पर प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश ही होती है, और इसका उपयोग हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से गति कर रहा है, तो हम इस लूप पर यहाँ पर कोई बिंदु ले सकते हैं और यहाँ पर हम किसी समय t तक इंतजार कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितनी बार होकर जाता है, और इससे हमें हमारी धारा मिल जाएगी। उदाहरण के लिए अगर हमें पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से 10 बार होकर जाता है, तो हम कहेंगे कि हमारा आवेश 10e हो गया है। तो धारा ज्ञात करने के लिए हम 10e बटा समय ज्ञात कर लेंगे। अब सवाल यह उठता है कि हमें यहाँ पर कितने समय तक इंतजार करना है, और अब भी हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसके लिए एक ट्रिक का उपयोग करते हैं। हम कहते हैं कि हम यहाँ पर एक आवर्तकाल यानी एक टाइम पीरियड के लिए इंतजार करेंगे। एक आवर्तकाल वह समय अंतराल है जिसमें यह इलेक्ट्रॉन इस वृत्त का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। तो अगर हम केवल एक आवर्तकाल तक इंतजार करते हैं तो उसमें यह इलेक्ट्रॉन इस बिंदु से केवल एक ही बार होकर गुजरेगा। इसके बारे में सोचिए, अगर हम कहते हैं कि आवर्तकाल 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड में इलेक्ट्रॉन पूरा एक चक्कर इस वृत्त का निकाल लेगा, और अगर हम अभी टाइमर शुरू करते हैं तो 10 सेकंड में इलेक्ट्रॉन यहां पर एक चक्कर निकाल लेगा और वह इस बिंदु से केवल एक बार होकर गुजर जाएगा। तो इसका मतलब है इस बिंदु से होकर गुजरने वाला आवेश E है, और अगर हम वापस से 10 सेकंड तक इंतजार करते हैं तो उन 10 सेकंडों में इस बिंदु से गुजरने वाला आवेश E ही होगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम एक आवर्तकाल के लिए इंतजार करते हैं तो किसी भी बिंदु से होकर गुजरने वाला आवेश E ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह धारा बराबर E बट्टा आवर्तकाल हो जाएगा, और अब हमें यह आवर्तकाल ज्ञात करना है। और मुझे लगता है कि यह आवर्तकाल हम चाल, दूरी व समय के मध्य संबंध का उपयोग करते हुए ज्ञात कर लेंगे। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन की चाल पता नहीं है, चलिए मान लेते हैं कि इसकी चाल v है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें, और जब आपको यह चाल पता है तो यह दूरी ज्ञात करके आप इस आवर्तकाल का पता लगाएं, और आवर्तकाल ज्ञात करने के पश्चात यह धारा भी ज्ञात करें। और जब आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो मैं चाहूंगा कि इसके बाद आप चुंबकीय आघूर्ण की गणना भी करें। तो एक बार वीडियो को पॉज करें और स्वयं से इसे करने की कोशिश करें। आइए इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो धारा बराबर है E बट्टा आवर्तकाल, और आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए हम चाल बराबर दूरी बट्टा समय इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो अगर चाल बराबर दूरी बट्टा समय है तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल होगा, और यहां पर यह दूरी क्या होने वाली है, इस वृत्त की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस, जो कि 2 पाई r आ जाएगी, और बटा हम लिखेंगे जो चाल है यानी कि v। तो हमें धारा का मान मिल गया है, इसे हम यहां पर लिख लेते हैं। तो देखिए E गुणा यह v जो है अंश यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगा, बटा 2 पाई r गुणा पाई r स्क्वायर। तो अब यहां पर पाई से पाई निरस्त हो जाएगा और एक r से एक r निरस्त हो जाएगा, यानी चुंबकीय आघूर्ण हमें मिल जाएगा EVR बटा 2। तो अब इसका मतलब है कि इस चुंबक की प्रबलता दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो इस बात पर कि यह इलेक्ट्रॉन यहां पर कितनी तेजी से गति कर रहा है, और दूसरा इस बात पर कि यह इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में गति कर रहा है उस कक्षा की त्रिज्या क्या है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो असल में यह धारा गुणा क्षेत्रफल को कहने का ही एक तरीका है। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर दो अलग अलग राशियों, यह चाल और इस कक्षा की त्रिज्या, इनके बारे में बात करने की बजाय क्या हम केवल इनके स्थान पर एक राशि की बात कर सकते हैं, और ऐसी राशि का अस्तित्व होता है। याद कीजिए, यांत्रिकी में हम कह रहे थे कि अगर कोई चीज ऐसे वृत्तीय पथ में गति कर रही है तो उसके पास कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम होता है। और आपको याद दिला दूं कि वृत्तीय पथ में गति करने वाले कणों के लिए यह कोणीय संवेग, जिसे हम L से प्रदर्शित करते थे, इसे हम लिखते थे m गुणा v गुणा r। और क्योंकि हम यह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं तो हमने लिखा है me गुणा v गुणा r। तो अब यहां से हम इस v गुणा r को L बटा me के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। m बराबर हमें मिलेगा L, और Vr के स्थान पर हम L बटा Me लिख देंगे, यहाँ पर दो गुणा में है, और यह Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो अब ये चीजें तो एकदम नियत हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह चुंबकीय आघूर्ण केवल इलेक्ट्रॉन की एक ही चीज पर निर्भर करता है, यह केवल इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग पर ही निर्भर करता है, और इसीलिए हमें यह व्यंजक पसंद है, और मैंने इसे इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर लिया है। तो हमने हमारे सवाल का जवाब दे दिया है। हम जान गए हैं कि चुंबकत्व की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग से ही हुई है। जितना ज्यादा कोणीय संवेग होगा, यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण भी उतना ही अधिक होगा। अब इससे पहले कि हम वीडियो को खत्म करें, मैं चाहूंगा कि हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें। मैं चाहूंगा कि हम इस समीकरण को सदिश रूप में लिख लें, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग ये दोनों सदिश राशियां होती हैं। अब जरा सोचिए कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह जो हमारा अंगूठा है, यह चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को बताता है, या फिर जिस भी दिशा में उत्तर ध्रुव होगा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा भी वही होगी। तो इस स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की ओर होगा। अब जरा सोचिए कि कोणीय संवेग की दिशा क्या होगी।
तो कोणीय संवेग की दिशा भी हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से ही ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, दाहिने हाथ की ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये हमें कण की गति की दिशा बता रही है, धारा की दिशा नहीं बता रही है। धारा की यहाँ पर कोई भी भूमिका नहीं है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर विपरीत दिशा में जा रहा है, तो अगर कोणीय संवेग को प्रदर्शित करने के लिए हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करते हैं तो यह इस तरह से विपरीत दिशा में होगा। उम्मीद करता हूं आपको यह अर्थपूर्ण लगा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो हम हमारी उंगलियां भी विपरीत दिशा में ही मोड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि कोणीय संवेग की दिशा नीचे की ओर होने वाली है, और यह चीज इलेक्ट्रॉनों के लिए हमेशा सत्य होती है। यानी यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग हमेशा एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। तो अब हम इसे सदिश रूप में लिख सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कोणीय संवेग के हमेशा विपरीत दिशा में होता है, और इसीलिए हमने यहाँ पर यह माइनस का चिन्ह लगाया है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यह ऋणात्मक चिन्ह इसलिए आया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। अगर यहाँ पर धनावेश होता तो आप भी इस बात से सहमत होंगे कि ये दोनों एक ही दिशा में होते। अब अंत में मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, न तो ये गति कर रहा है, न ही यह किसी परमाणु में है, और न ही यह किसी कक्षा में है। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब सोचिए कि क्या इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा? अगर आप इसके बारे में मुझसे पूछते हैं तो मैं कहूंगा कि चुंबकीय आघूर्ण के लिए जरूरी है कि हमारे पास धारावाही लूप हो। लूप तो छोड़िए, यहाँ पर हमारे पास धारा भी नहीं है, तो इसके पास चुंबकीय आघूर्ण नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोगों ने तो यही सोचा था, लेकिन प्रयोगों ने तो कुछ और ही बताया। प्रयोगों के अनुसार एक अकेला इलेक्ट्रॉन भी एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये किस प्रकार के प्रयोग होते हैं और हम इन्हें कैसे करते हैं। तो आप इसके बारे में वैसे ही सोच सकते हैं जैसे चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय सुई विक्षेपण यानी कि डिफ्लेक्शन दर्शाती है। ठीक इसी प्रकार से इनके लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, और अगर ये विक्षेपण दर्शा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण होता है। हालांकि चीजें इतनी ज्यादा सरल नहीं होती हैं, लेकिन एक बार के लिए हम इन्हें मान लेते हैं। और अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास चुंबकीय आघूर्ण होता है तो आखिरकार यह किस तरह से अर्थपूर्ण है, यह आता कैसे है, इस बात को लेकर लोग काफी हैरान थे। तो कई लोगों ने यह सोचा कि ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के ही चारों ओर घूर्णन यानी कि स्पिन कर रहे होते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की कल्पना एक आवेश की गेंद के रूप में करें जो कि अपने अक्ष के चारों ओर ही घूर्णन कर रही है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास कोणीय संवेग हो सकता है, और इसी कोणीय संवेग की वजह से अब इस इलेक्ट्रॉन के पास चुंबकीय आघूर्ण भी आ रहा होगा। और इसी की वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास प्रचक्रण यानी कि अपनी स्पिन होती है। मैं हमेशा आश्चर्य में था कि लोगों ने इसके बारे में कैसे सोचा होगा कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के चारों ओर इस तरह से घूर्णन करता है। यहाँ पर यह बात भी आपको बता दूं कि आज के समय में इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण का मतलब यह नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आवेश की एक गेंद है। अब चीजें बहुत ज्यादा जटिल हो चुकी हैं। आज के समय में प्रचक्रण एक काफी हद तक क्वांटम यांत्रिक की परिघटना है, लेकिन हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पर कक्षक चुंबकीय आघूर्ण लिखा है, और यह कक्षक कोणीय संवेग है। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण होगा, जो कि प्रचक्रण कोणीय संवेग की वजह से आने वाला है। अब हालांकि इसकी व्युत्पत्ति हम क्वांटम यांत्रिकी की मदद के बिना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि यह इसी तरह का संबंध होता है। तो अगर हमें किसी परमाणु का कुल चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है तो हमें उसके समस्त कक्षक चुंबकीय आघूर्ण जोड़ देने हैं, और साथ ही साथ उसके सभी प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण भी जोड़ देने हैं। और अब जब हम पदार्थों में इन सभी चुंबकीय आघूर्णों को आपस में जोड़ देते हैं, और क्योंकि ये चुंबकीय आघूर्ण यादृच्छिक दिशाओं में होते हैं, तो इन्हें जोड़ने पर ये आपस में निरस्त हो जाते हैं, और इसी की वजह से ज्यादातर पदार्थ चुंबकीय नहीं होते हैं। अब अंत में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर जिस तरह से इलेक्ट्रॉनों के पास अपने प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, उसी तरह प्रोटोनों के भी अपने प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, और इनका जो संबंध होता है वह भी इसी तरह का दिखाई देता है। यानी कि इनका जो प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण होता है, इनके प्रचक्रण कोणीय संवेग की वजह से ही आता है। लेकिन असल में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वह इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से हम उसे नजरअंदाज भी कर सकते हैं। क्या आप यह सोच सकते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या होगा? संकेत रूप में आपके पास में यह समीकरण है, तो इसके बारे में जरूर से सोचिएगा।